नमस्कार। आप सभी दर्शकों का कोर्ट से नाव में स्वागत है। हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम, कई तरह के व्हाट्सएप ग्रुप या कई तरह के टेलीग्राम ग्रुप्स या इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम तरह तरह के इमोजीज जो होते हैं, हम अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नेचर ऑफ कन्वर्सेशन होता है, उसी तरह से इमोजीज का हम इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस चीज़ का बड़ा प्रचलन है। तो इमोजीज के बारे में या इमोजीज के संदर्भ में एक कानूनी प्रक्रिया में इमोजीज के इस्तेमाल को क्या कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए या नहीं माना जाए, या कंसेंट माना जाए या नहीं माना जाए, इस पे बहस हुई। और ये मसला है कनाडा के किंग्स बेंच का। जस्टिस कीनी के पास एक मसला आया, और उसमें यूं हुआ कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हुआ टेलीफोनिक जरिए। मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी वादी और प्रतिवादी के बीच में किसी प्रकरण के लिए, किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो शायद कोई ग्रेन खरीदने के मामले में था, तो उसके बारे में एक कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुआ वादी की तरफ से, यानी कि प्लेंटिफ की तरफ से डिफेंडेंट को। जो एक फॉर्मल मसौदा होता है कि भाई उस मसौदे में उसकी प्राइस होती है और किस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो नॉर्मल हम एक्सचेंज करते हैं। तो उसी तरह से प्लेंटिफ ने अपने फ़ोन से डिफेंडेंट के फ़ोन पे एक एक्सचेंज किया ऑफ़र, और उस ऑफ़र के रिप्लाई में जो डिफेंडेंट थे उन्होंने इमोजीज का इस्तेमाल किया। थम्स अप, जो इस तरह से हम करते हैं ना, थम्स अप, उसका इस्तेमाल करते हुए उसका रिप्लाई किया। तो प्लेंटिफ के फ़ोन से, यानी कि वादी के फ़ोन से एक मसौदा भेजा जाता है डिफेंडेंट के फ़ोन पे, और डिफेंडेंट के फ़ोन पे वो जब रिसीव होता है तो उसके रिप्लाई में वो एक इमोजी यानी थम्स अप इमोजी जो होता है उसका इस्तेमाल करता है, और वो टाइप करके उसको रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद दोनों में डिस्प्यूट निर्माण होता है, दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, और मसला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में किंग्स बेंच के सामने जब बहस होती है, एविडेंस लिए जाते हैं, तो उसमें ये मसला आता है कि क्या इमोजीज, जो थम्स अप इमोजीज है, उसको क्या कंक्लूजन एक्सेप्टेंस माना जाए। अगर वादी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट भेजा है या मसौदा भेजा है, उसके रिस्पॉन्ड में डिफेंडेंट ने इमोजी के थ्रू रिस्पॉन्ड किया, तो क्या उसको कंसेंट या एक्सेप्टेंस माना जाए। इस बात पे चर्चा हुई, इस बात पे जिरह हुई, और इस बात पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। तो हुआ यूँ कि पहले तो ये जान लीजिए कि इमोजीज का एक एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग क्या है। जब हम थम्स अप किसी को भेजते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से कि वो थम्स अप आप इस तरह से जब इमोजीज भेजते हो तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस ही होता है, ओके होता है। नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग में उसका अर्थ यही होता है, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछे गए कि क्या आपने इमोजीज भेजे थे, तो जवाब में यह हाँ हमने भेजे थे, मतलब उसके रिस्पांस में हमने वो इमोजीज भेजे थे, इमोजीज का थम्स अप जो है हमने भेजा था।
अब ये सारी चीज़ें जो बहस के साथ साथ एफिडेविट में और अपने चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में जब वेरीफाई हुई या उस तरह के जिरा हुई सवाल जवाब पूछे गए, तो उसमें ये कहीं डिनाई नहीं किया गया कि हाँ हमने जो इमोजीज जो भेजे थे वो उसका ये मतलब नहीं था। नॉर्मल पैरलेंस में हम इमोजीज इस थम्स अप भेजते हैं और वही उसका हमने रिस्पॉन्ड दिया था। हमने ऐसे नहीं लिखा था कि इट्स ओके, साउंड्स गुड, हाँ, या कोई इस अलग तरह का इमोजीज जिसकी अलग मीनिंग निकले, ऐसा कोई इमोजीज भेजा नहीं था। हमने सिर्फ थम्स अप भेजा था। और हम रोज़ाना ज़िंदगी में जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है उसी कॉन्टेक्स्ट के रिस्पांस में हम इमोजीज का यूज़ करते हैं, और ये पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, सारे जिरह को मद्देनज़र रखते हुए, सारे एविडेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए, और जो चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में कहीं पे डिनाइल नहीं था कि हमने इमोजी यूज़ ही नहीं किया था। वो बाकायदा ये एडमिट किया गया था कि इमोजी का इस्तेमाल किया गया था, वो इमोजी थम्स अप ही था। अब इस इमोजी का मतलब क्या होता है? क्या एक्सेप्टेंस होता है? जो आपने लिखित तौर पे जो मसौदा भेजा था ग्रेन्स के खरीदने का प्लेंटिव के थ्रू, और डिफेंडेंट ने उसको अगर इमोजी करके उसका रिस्पॉन्स दिया, तो क्या उस ऑफर का एक्सेप्टेंस उस इमोजी के जरिए जाहिर होता है, कंक्लूड होता है? ये एक शॉर्ट पॉइंट था। हालांकि शॉर्ट पॉइंट नहीं, अपने आप में एक लीक से हटकर एक पॉइंट था, लेकिन ज़रूरी पॉइंट था पूरे मसौदे में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया गया, एक चीज़ ऑफ़र हुई, उसको एक्सेप्टेंस हुआ, उस एक्सेप्टेंस का ज़रिया एक इमोजी था। एक रिटर्न टेक्स्ट आता है, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो पूरा कम्युनिकेशन डिजिटल मीडियम से है। और ये कहीं पे क्रॉस एग्जामिनेशन में डिनाइल नहीं था कि ये जो टेक्स्ट आया, मसौदा आया, वो प्लेंटिव के फ़ोन से नहीं आया। ये एडमिटेड पोजीशन थी कि प्लेंटिव के फ़ोन से ही मसौदा आया, और ये भी एडमिटेड पोजीशन थी कि डिफेंडेंट के फ़ोन से ही वो रिस्पांस इमोजी का गया। तो इस सारी चीज़ों को जब कोर्ट ने परखा, जांचा, और डेफिनेशंस वगैरह जो पूरे जांच पड़ताल की, तो ये निष्कर्ष किया कि ये कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है, और इमोजी थम्स अप का यही मतलब है कि आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और इस लिहाज से वो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट था। और इस वजह से द डिफेंडेंट जो है उसकी लायबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बनती है वो बनी रहेगी, और डिफेंडेंट को प्लेंटिव्स को डैमेजेस देना पड़ेगा। तो ये फुल टेक्स्ट था उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कि भाई इमोजी ये कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है। इमोजी जब आप भेजते हो आपके ऑथराइज फ़ोन से प्लेंटिव के ऑथराइज फ़ोन पे, जिस ऑथराइज फ़ोन से आपको एक टेक्स्ट आया था, एक मसौदा आया था, तो ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस क्लियर कट होता है। डिजिटल मीडियम का ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, और ये कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश होता है। एफिडेविट जो फाइल हुए उसमें कहीं पे कोई डिनाइल नहीं था किसी भी चीज़ का कि फ़ोन किसी और का था या डिफेंडेंट का फ़ोन किसी और का था। ये कहीं पे डिनाइल नहीं था कि इमोजीज भेजे नहीं गए थे। इसके पहले भी जो भी कम्युनिकेशन होता था इसी तरह से रिस्पांस में होता था कि कोई टेक्स्ट जाता था, और वो रोज़मर्रा उनके आपस में सौदे होते थे, और इसी तरह से उनके रिस्पांस वगैरह होते थे प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट में। ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, और वो कोर्ट में जाता है, और जहाँ पे कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है क्या इमोजी जो रिस्पांस में दिया जाता है किसी कम्युनिकेशन के, क्या वो कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो कोर्ट ने उसको कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट माना, और प्लेंटिव्स को डैमेजेस अवार्ड किए, और समरी जजमेंट प्रोनाउंस किया। ये कनाडा की कोर्ट का मसला है। जस्टिस कीनी के पास ये मसला था किंग्स बेंच पे, और इस चीज़ की जानकारी जब मेरे आज की रिसर्च में मुझे पड़ी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आगे भी इसी तरह नए नए मसलों को लेकर, नए नए मुद्दों को लेकर, कानूनी पहलुओं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।